तो आज हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे एट ए पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज स्ट्रेट वन। तो हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, लेट मी सपोज एक्स वाई, ठीक है। इसमें करंट चल रही है। सो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल्स एक्सपेरिमेंट जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, इट विल एक्ट एज ए मैग्नेट। तो इसके नजदीक में एट ए डिस्टेंस और लाई करता है एक पॉइंट पी। इस स्ट्रेट कंडक्टर के विसिनिटी में एक पॉइंट पी है which is lying at a distance r from the conductor. So we want to find magnetic field at point P due to this long straight conductor. So for that purpose हम कंडक्टर मानते हैं x y। तो इसमें हम मानते हैं कि I करंट चलती है इस डायरेक्शन में, जो कि एरो शो करता है, यानी ऊपर से नीचे की जानिब। रिवर्स भी डायरेक्शन ऑफ करंट हो सकता है, आप देखेंगे उसका इफेक्ट बाद में क्या होगा। तो फिलहाल हम मानते हैं एक्स में हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट आई चलती है, ठीक है। तो मैं पॉइंट पी पर देखना चाहता हूं इस कंडक्टर से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसके लिए हम जाएंगे जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है बायोट-सावर्त लॉ, क्योंकि बायोट-सावर्त लॉ हमें देता है ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। स्मॉल करंट एलिमेंट एक हम चूज करेंगे, वो मैंने चूज किया यहाँ पर। ये देखिए, यानी मैंने इस बड़े स्ट्रेट कंडक्टर को छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स में तब्दील किया, एंड वन ऑफ दोज लेंथ एलिमेंट्स इज दिस सीडी। ये आप देख रहे हैं, इसकी लेंथ मैंने मान ली डीएल है, ठीक है। तो इस सीडी से, जो कि स्मॉल करंट एलिमेंट है, बायोट-सावर्त लॉ यूज करके मैं पहले देखूंगा कि इस छोटे करंट एलिमेंट से जिसकी लेंथ डीएल है, इससे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट पी पर बाय यूजिंग बायोट-सावर्त लॉ। फिर उसको इंटीग्रेशन करेंगे, विल गेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। अच्छा, तो यहाँ पर आपको पता है कि बायोट-सावर्त लॉ जो हमने लिया है, तो उस बायोट-सावर्त लॉ जो है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड देता है किसी भी पॉइंट पर, ठीक है ना, ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट हैविंग लेंथ डीएल। तो मैंने अपने कंडक्टर को छोटे छोटे एलिमेंट्स में तब्दील किया, ईच ऑफ लेंथ डीएल। तो उनमें से एक मैं मानता हूं ये सीडी है, सीडी। तो पहले मैं बायोट-सावर्त लॉ यूज करके देखूंगा ये जो लेंथ एलिमेंट करंट एलिमेंट सीडी है, सीडी जिसकी लेंथ डीएल है, इसे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट पी पर बाय यूजिंग बायोट-सावर्त लॉ। फिर आगे हम प्रोसेस करेंगे। तो इसके लिए मेरा करंट एलिमेंट जो है वो ये है, ये देखिए आप, सीडी जिसका नाम है सीडी, और इसकी लेंथ मैंने मानी है डीएल है, ठीक है। तो इसका मिडिल पॉइंट वो है, क्योंकि बायोट-सावर्त लॉ में आपको पता होगा कि करंट एलिमेंट के मिडिल पॉइंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक जो डिस्टेंस था वो मैंने वहां आर से दिखाया था, लेकिन यहाँ करंट एलिमेंट का जो मिडिल पॉइंट है ये ओ, और ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है पी। तो मैंने इस लेंथ को यहाँ दिखाया है एस से। तो बायोट-सावर्त लॉ में जो आर आया था, तो यहाँ पर उसको एस रिप्लेस करेगा। तो आर मैंने यहाँ पर दूसरी जगह इस्तेमाल किया है, तो आर मुझे शो करता है कि मेरा पॉइंट पी जो है ये किस डिस्टेंस पर है फ्रॉम दिस स्ट्रेट कंडक्टर। तो स्ट्रेट कंडक्टर से मेरा पॉइंट कितना दूर है जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है। तो इसके लिए पहले मैं जाऊंगा कि ये जो लेंथ एलिमेंट है, ठीक है, डीएल, इससे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट पी पर बाय यूजिंग बायोट-सावर्त लॉ। तो बायोट-सावर्त लॉ मुझे बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो पॉइंट पी पर होगा, अभी वो स्मॉल ही होगा, क्योंकि मैंने अभी पूरे कंडक्टर से नहीं निकाला है, मैंने इस कंडक्टर को छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स में तब्दील किया है, एंड वन ऑफ दोज करंट एलिमेंट्स इज सीडी हैविंग लेंथ डीएल। तो इस छोटे लेंथ एलिमेंट से, इस छोटे करंट एलिमेंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट पी पर, दैट इज डीवी बाय बायोट-सावर्त लॉ, दैट इज म्यू 0 by 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय, वहां था एस स्क्वायर, वहां था आर स्क्वायर, यहां आ गया एस स्क्वायर। लेकिन आप याद दिलाए, मैंने इसीलिए आपको कहा वहां आर जो था वो डिस्टेंस था फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ करंट एलिमेंट टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो यहाँ मिडिल पॉइंट ऑफ करंट एलिमेंट तो ओ है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट तो पी है। तो यहाँ पर मैंने उस डिस्टेंस को एस से शो किया, दैट इज यहाँ आता है एस स्क्वायर, ठीक है। नाउ आई विल बी कॉलिंग इट एज इक्वेशन 1, ठीक है। और कुछ पैरामीटर्स हम मैथमेटिकली निकालने की कोशिश करेंगे। ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं जिसका नाम है ओ एन पी, आप जरा वहां देखिए थीटा क्या था बायोट-सावर्त लॉ में। थीटा था बेसिकली आर और डीएल के बीच में, वहां आर और डीएल के बीच में एंगल क्या था, क्योंकि यहां आर को रिप्लेस किया है एस ने, तो यहां ये थीटा बनेगा एस और डीएल के बीच में एंगल क्या है। एस आप देख रहे हैं कहां है, ये देखिए एस, ठीक, इस लाइन, और डीएल, डीएल क्या था, ये जो करंट एलिमेंट है ना डीएल, आपको याद है इसका डायरेक्शन किसने दिया था, इसका डायरेक्शन दिया था करंट ने। तो सीधी बात है, क्योंकि स्ट्रेट है और करंट ऊपर से नीचे आ रही है, सो बेसिकली दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना, जहां से कंडक्टर आ रहा है। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज एस, एंड दिस इज द थीटा जो मैंने यहां पर आपको दिखाया है, ठीक है, ओके। तो ये एंगल थीटा है, तो यहां पर मैंने एंगल अल्फा माना बिटवीन आर, जो यहां पर आर
और यहाँ से एस आता है, तो पॉइंट पी पर यहाँ कुछ एंगल बनेगा, उस एंगल को मैंने अल्फा नाम दिया है। डेफिनेटली ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री होगा। और सीधी बात है, ट्रायंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी है, थीटा प्लस अल्फा अगर हम करेंगे वो 90 के बराबर मिलेगा, क्योंकि ये वाला 90 है, पूरा 180 होना चाहिए। तो इसलिए थीटा प्लस ये अल्फा 90 के बराबर हम लिख सकते हैं। सो इन ट्रायंगल ओ एन पी थीटा प्लस अल्फा जो है ये 90 के बराबर होगा, ठीक है। और यहां से मैं अल्फा निकालना चाहता हूं, सो अल्फा विल बी इक्वल टू थीटा विल बी इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। तो बोथ साइड साइन फंक्शन लेते हैं, तो गेट साइन थीटा इक्वल साइन 90 माइनस अल्फा। और एड शुगर टू कॉफी आपने पढ़ा है, सो साइन थीटा इक्वल साइन 90 माइनस अल्फा, इट इज कॉस अल्फा, ठीक है। एड शुगर टू कॉफी के जरिए से वो रूल आपने पढ़ा है 11th में। तो साइन 90 माइनस अल्फा इज कॉस अल्फा, आई विल बी कॉलिंग इट इक्वेशन सेकंड, ओके, सिंपल ज्योमेट्रिकली। इसके बाद हम ये कॉस अल्फा देखेंगे इसी ट्रायंगल में, ठीक है। सो कॉस अल्फा, कॉस आपको पता है ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ चूंकि अल्फा है तो बेस हो गया और, है ना, और हाइपोटेन्यूज हो गया एस, है ना। तो कॉस अल्फा मैं लिखूंगा और डिवाइडेड बाय एस, तो कॉस अल्फा होगा और डिवाइडेड बाय एस, सही बात है। तो अगर मैं डायगोनली जाऊं, ये एस में यहां ले सकता हूं, कॉस अल्फा यहां आएगा, सो एस विल बी इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा will be equal to r into 1 by cos alpha, and will be equal to r, ये जो 1 by cos है इसके बदले हम sec लिखते हैं, that is sec alpha, sec alpha, I will calling it equation second। फिलहाल मैंने दो चीजें निकाली, एक मैंने निकाला sin थीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ cos, इन टर्म्स ऑफ alpha, ठीक है। दूसरा मैंने s का वैल्यू निकाला है, वो निकला मुझे r sec alpha, ओके। तीसरा चीज जो मैं ज्योमेट्रिकली यहां से निकालना चाहता हूं वो है tan अल्फा। मैं tan अल्फा देखना चाहता हूं, tan अल्फा इक्वल्स, ठीक है। तो tan बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर देखिए इस ट्रायंगल का, जो जिस ट्रायंगल को मैंने बीच में मार्क किया है, ये देखिए ON इसका परपेंडिकुलर है, और वो परपेंडिकुलर की लेंथ मैंने L ले ली, ठीक है। सो दैट इज L डिवाइडेड बाय, हो गया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो बेस इसका बन जाएगा, ठीक है, दैट इज और जब आप क्रॉस लगाओगे यू विल गेट L इक्वल्स और tan अल्फा। फिर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन बोथ साइड्स, तो L का डिफरेंशिएशन dl इक्वल्स और tan फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, sec स्क्वायर अपना एंगल साथ रहेगा अल्फा, फिर अल्फा का डिफरेंशिएशन हम दिखाते हैं d अल्फा से, ठीक है। जैसे साइन का डिफरेंशिएशन cos आपने ये 11th में निकाला है, साइन का डिफरेंशिएशन cos का माइनस साइन, इसी तरह tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, ठीक है ना। जो भी अब एंगल साथ होगा वो साथ लिखेंगे, तो tan का हो गया sec स्क्वायर, फिर अल्फा का हो गया अपना d अल्फा, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन 3 नाम देते हैं, ओके। तो इसके बाद हम ये पैरामीटर्स 2, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4, 2, 3, 4 जो है इसको मैं सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूं इक्वेशन 1 में। और इक्वेशन 1 आपको पता है ये एक्चुअली हमें देता है मैग्नेटिक फील्ड, जो मुझे मालूम करना है एट पॉइंट पी, लेकिन ये इक्वेशन 1 नहीं देता है पूरे कंडक्टर से, ये देता है अभी जो मैंने स्मॉल करंट एलिमेंट लिया हमारे कंडक्टर का, आप लेंगे थे डीएल। फिलहाल मुझे बायोट-सावर्ट लॉ इस डीएल से बताता है कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट पी पर फ्रॉम इक्वेशन 1। सो सब्स्टिट्यूटिंग 2, 3 and 4 इन इक्वेशन 1 विल बी गेटिंग, सो 2, 3, 4 को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में तो हमें मिलेगा dB इक्वल्स μ0 by 4 pi I dl। अब साइन थीटा आ गया, तो इक्वेशन 2 देखिए, तो साइन थीटा के बदले में लिख सकता हूं cos अल्फा, दैट इज cos अल्फा डिवाइडेड बाय s स्क्वायर। अब s का वैल्यू भी मैंने मालूम किया है, ये देखिए s का वैल्यू है और sec अल्फा, तो इसके बदले में लिखेंगे और sec अल्फा, लेकिन ऊपर स्क्वायर है, और साथ में dl जो मैंने यहां लिया है, dl के बदले भी मुझे लिखना है और sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा, तो मैं dl यहां नहीं लिखूंगा, ठीक है।
तो आई मैंने लिया, फिर साइन थीटा के बदले कॉस अल्फा, साइन थीटा के बदले, फिर जो डीएल है इक्वेशन 4 देखें, तो डीएल के बदले में लिखूंगा आर सेक स्क्वायर अल्फा और डी अल्फा। अच्छा, इसको हम सॉल्व करते हैं, मामला खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो dB जो है ये मुझे मिलने वाला है मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0/4 पाई, दैट इज आई कॉस अल्फा, ये बनेगा आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर है तो ये बनेगा आर स्क्वायर और सेक स्क्वायर अल्फा। अब सेक स्क्वायर अल्फा गया, एक आर भी गया, ठीक है। तो आपको डी भी मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट हैविंग डीएल लेंथ, दैट इज म्यू 0/4 पाई, दैट इज आई, दैट इज कॉस अल्फा, दैट इज डी अल्फा डिवाइडेड बाय आर, ठीक है ना। सो ये मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट पी पर, जो कि मुझे एक्चुअली निकालना है पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन मुझे निकालना है पूरे कंडक्टर से एक्स वाई से। तो मैंने अभी इस कंडक्टर को स्मॉल लेंथ एलिमेंट से तब्दील किया और एक लेंथ एलिमेंट मैंने लिया ऑफ लेंथ हियर, जिसको आप करंट एलिमेंट भी बोलते हैं। तो बायोट-सावर्ट लॉ यूज करके मैंने पॉइंट पी पर निकाला कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस लेंथ एलिमेंट, ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट हैविंग लेंथ डी। अब मुझे चाहिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसे निकालेंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड? हकीकत की बात करेंगे, मैंने इस कंडक्टर को एक डीएल यहां बनाया, फिर ऐसा ही एक और डीएल बनेगा यहाँ, ठीक, फिर एक और डीएल बनेगा, फिर एक और डीएल बनेगा। तो जैसे मैंने इस डीएल से निकाला कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ, फिर ये जो एक और डीएल होगा तो इससे भी बायोट-सावर्ट लॉ यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इस डीएल से, इस डीएल से, इस डीएल से, फिर तमाम मैग्नेटिक फील्ड जो निकलेंगे, ठीक है ना, जितने भी, अगर मान लेते हैं 10 डीएल निकले, तो ये आपको 10 मैग्नेटिक फील्ड छोटे छोटे मिलेंगे। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, हमें इन छोटे मैग्नेटिक फील्ड्स को एडअप करना पड़ेगा, और एडअप हम दिखाते हैं बाय टेकिंग द इंटीग्रेशन। सो टू गेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड वी हैव टू इंटीग्रेट दिस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड टू द होल स्ट्रेट कंडक्टर इज गिवन बाय इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड में dB इक्वल्स म्यू 0/4 पाई I डिवाइडेड बाय R, दैट इज cos अल्फा, दैट इज d अल्फा। तो बोथ साइड्स हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब ही है कि आप इन छोटे छोटे मैग्नेट्स को सम अप करो, यू विल गेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मसला है कितनी बार सम अप करेंगे, ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने dB निकलेंगे, कितने dB निकलेंगे, कितने dB निकलेंगे का मतलब है कितने डीएल होंगे। तो कितने डीएल निकलेंगे ये डिपेंड करेगा इस पूरी लेंथ पर। यानी अगर मान लेते हैं अभी इस लेंथ के 10 डीएल निकले, अगर ये लेंथ कंडक्टर की ज्यादा होगी तो ज्यादा डीएल निकलेंगे, ज्यादा डीबी निकलेंगे, ज्यादा बार इनको ऐड करना पड़ेगा। तो मसला है, इंटीग्रेशन मुझे सिर्फ बताता है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को एडअप करो, लेकिन कितनी बार एडअप करना है ये डिपेंड करेगा कितने ये करंट एलिमेंट्स निकलेंगे आपके कंडक्टर के, और आपके कंडक्टर के कितने लेंथ एलिमेंट्स निकलेंगे ये डिपेंड करेगा पॉइंट एक्स कहां है और पॉइंट वाई कहां है, यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर पर ही डिपेंड करेगी। अब सीधी बात है, लेंथ ऑफ कंडक्टर यहाँ जो लिमिट्स आएंगे वो तो एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ लेंथ ही आनी चाहिए। मान लेते हैं अगर इसकी पूरी लेंथ एल है तो लिमिट्स आने चाहिए 0 to L, यानी मैग्नेटिक फील्ड्स को ऐड करो, स्मॉल स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को फ्रॉम 0 लेंथ अप टू L लेंथ, ठीक है ना, जो भी होगा इसका। लेकिन मैं लेंथ में लिमिट्स नहीं ले आऊंगा, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन करनी है विद रेस्पेक्ट एंगल। ये देखिए डी अल्फा, ये जो अल्फा है ये तो एंगल है, तो इसलिए मेरी लिमिट्स भी होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ एंगल। अब आप कहेंगे सर आप ये लेंथ कैसे शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंगल्स? जरा देखिए, यहां पर ये जो एक एंड है आपके कंडक्टर का, ये देखिए एक्स, मैं इसको यहां पर कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा पी के साथ, ये देखिए। इसी तरह यहां पर मैं कनेक्ट करना चाहता हूं दूसरे एंड को भी पॉइंट पी के साथ। पूरा ध्यान रखना, मेन लाइन मेरी ये है, ये मेरा और जो है मेन फोकस है, क्योंकि और ही मुझे बताता है ना कि मेरा पॉइंट जो है वो कहां पर है। अगर मैं आपको बताऊंगा R 1 मीटर है तो आप 1 मीटर दूर जाएंगे कंडक्टर से, आपको पॉइंट मिलेगा जिसको मुझे मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है। तो ये R जो है हमारे लिए मेन फोकस रहेगा। अब ये जो दो लाइन्स आ रही है फ्रॉम द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ये कुछ एंगल बनाते हैं इस R के साथ। जैसे यहां पर ये जो नीचे वाला एंड से जो लाइन आई है ना, तो ये एंगल φ1 मैं सपोज करता हूं बनाता है विद R।
सिमिलरली ये जो ऊपर से ऊपर वाले एंड से जो लाइन आती है पॉइंट पी पर, वो बनाती है आर के साथ, लेट मी सपोज φ2 एंगल। ये देखिए, क्या इस φ1 और φ2 की इंफॉर्मेशन मुझे बताएगा लेंथ ऑफ कंडक्टर के बारे में? बिल्कुल बताएगा। मान लेते हैं अभी ये लेंथ ऑफ कंडक्टर आपको दी गई है जो आप देखते हैं। लेट मी सपोज ये φ1 जो है φ1 ये 40 डिग्री है, ठीक। φ2 जो है φ2 लेट मी सपोज ये 60 डिग्री है, एन एग्जाम्पल, ठीक। अच्छा, तो अगर ये लेंथ यहां से, ये देखिए ये लेंथ यहां से है, ठीक है। तो ये लेंथ जो है जब मैं इसके एंड से लाइन लेता हूं पॉइंट पी पर, तो यहां जो एंगल बनता है φ1 सपोज करते हैं 40 डिग्री है। चलो मैं मानता हूं मेरे कंडक्टर की लेंथ बढ़ गई। जब इसकी लेंथ बढ़ जाएगी तो ये y जो यहां पर ये नीचे आएगा, और अकॉर्डिंगली ये जो एंगल यहां पर φ1 है ये भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो एंगल है अगर ये बड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब है लेंथ भी बढ़ जाती है। सिमिलरली जो पीछे है, जो ऊपर एंगल बनता है, जो ऊपर का एंड x बनाता है पॉइंट P के साथ, ये φ2 लेट मी सपोज इट इज 60 डिग्री, तो अगर लेंथ बढ़ जाएगी तो ये x जो है वो ऊपर चला जाएगा और ये वाला जो φ2 है ये बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो φ1 और φ2 है, तो इनका वैल्यू मुझे आइडिया देगा अबाउट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर इनका वैल्यू बढ़ता जाएगा, है ना, तो मतलब लेंथ बढ़ रही है कंडक्टर की। अगर इन एंगल्स का वैल्यू कम है तो इसका मतलब है लेंथ कम है। तो इसका मतलब है नो डाउट ये जो लेंथ है मेरी कंडक्टर की, इसका आइडिया मुझे दो एंगल्स दे सकते हैं जो इस कंडक्टर के दो एंगल बनाते हैं विद दिस, और ये दो एंगल्स मुझे आइडिया देंगे कि मेरे कंडक्टर की लेंथ कितनी है और मेरे कंडक्टर की लेंथ कितनी है। उसी हिसाब से मुझे एडप्ट करना पड़ेगा इन छोटे मैग्नेटिक फील्ड्स को। दैट इज व्हाई ये इंटीग्रेशन मुझे बताता है कि आप सम अप करो छोटे मैग्नेटिक फील्ड्स को टू गेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन कितनी बार एडप्ट करना है ये डिपेंड करेगा आपका φ1 कितना है और आपका φ2 कितना है। So limit is run from φ1 to φ2 means from this end to this end लेंथ कितनी है, वही आइडिया हमें देता है ना φ1 और φ2। लेकिन क्योंकि φ1 जो है ये इस r के नीचे वाला एंगल है और φ2 r के ऊपर है, इसलिए इस φ1 के साथ एक नेगेटिव साइन आ जाएगी। मीन्स ये r से नीचे वाला एंगल है और φ2 r से ऊपर वाला एंगल है। सो ये जो इक्वेशन आपके सामने है, दिस विल गिव यू टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्ट्रेट कंडक्टर, बिकॉज इंटीग्रेशन मींस सम ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड्स, यू विल गेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन कितनी बार सम अप करना है ये डिपेंड करेगा ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेकिन लेंथ ऑफ कंडक्टर में मैंने लिमिट्स नहीं लिए क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू एंगल, तो मुझे ये लिमिट्स भी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एंगल। दैट्स व्हाई मैंने आपको आइडिया दे दिया कि ये जो दो एंड्स कंडक्टर के एंगल बनाते हैं इस r के साथ φ1 और φ2, तो ये आपको आइडिया देते हैं ये दो एंगल्स कि आपके कंडक्टर की लेंथ कितनी है। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द लिमिट्स फ्रॉम -φ1 टू +φ2। नाउ दिस गोज, अब आपके लिए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अब आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है ड्यू टू द होल स्ट्रेट कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा आपको, दैट इज B इक्वल इज दैट इज μ0I by 4 pi r इंटीग्रेट -φ1 to φ2। मेरे कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाले तो अंदर रहेगा cos अल्फा और d अल्फा, ठीक है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है एट ए पॉइंट, से पॉइंट P, ड्यू टू दिस स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, दैट इज μ0I by 4 pi r, ठीक है। तो cos अल्फा का इंटीग्रेशन जो है दैट इज sin अल्फा, और अब लिमिट्स आ जाते हैं राइट साइड में, दैट इज -φ1 to φ2, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा दैट इज μ0I डिवाइडेड बाय 4 pi r। तो लिमिट्स दे दो, पहले अपर लिमिट sin अल्फा के बदले φ2 माइनस फार्मूला का sin, फिर अल्फा के बदले नीचे वाला लिमिट दैट इज -φ1, ठीक है। और आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल गया दैट इज μ0I by 4 pi r, so this will be sin φ2। अब साइन आप माइनस थीटा होता है, माइनस आई, यानी साइन अगर फंक्शन है एंगल के साथ अगर माइनस है ये माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर कॉस होता है ये माइनस का गायब भी हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस सीधे बाहर आएगा, ये बनेगा प्लस sin φ1। तो ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन है, दिस इज एग्जैक्ट एक्सप्रेशन
which gives you magnetic field at a point due to a straight long conductor. ठीक है, I'll be calling it as equation A. तो ब्रैकेट में आपको नोट कर सकते हैं as sin of minus theta equals minus sin theta. ठीक है, दैट्स वाई ये माइनस बाहर आया और ये प्लस बन गया. तो ये एग्जैक्ट इक्वेशन है जो आपको मैग्नेटिक फील्ड देती है, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P. ठीक है ना, which lies at a distance r due to this straight long conductor. तो यहाँ पर हम एक सपोजिशन करते हैं. तो सपोजिशन क्या करते हैं, इसके बाद एग्जैक्ट एक्सप्रेशन तो यही है. फिर सपोज्ड वाली देखिए आप क्या बनती है. if the straight conductor is infinitely long, अगर हमारा ये कंडक्टर है इनफाइनाइट लेंथ का है, फिर क्या बनेगा. तो अगर ये लेंथ बढ़ती जाएगी, जरा देखिए अभी मैंने आपको इन एंगल्स का हवाला दिया, अगर ये लेंथ बढ़ती जाएगी, नीचे नीचे आएगी, तो डेफिनेटली ये एंगल जो यहाँ पर φ1 है बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा. फाइनली जब ये बढ़ता जाएगा तो फाइनली इसके कहां तक पहुंचने का, ठीक है ना, कंडीशन है. तो जनरली जब ये एंगल, जब लेंथ यहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ेगी, ये φ1 जो है ये अप्रोच करेगा 90 डिग्री. सिमिलरली जब ऊपर भी लेंथ इन्फिनिटी को पहुंच जाएगी स्ट्रेट कंडक्टर की, तो ये φ2 भी, अभी ये 60 डिग्री है, जब ये x ऊपर जाएगा तो ये 70 बनेगा, फिर 80 बनेगा, तो लास्ट पर इसके भी पहुंचने का कंडीशन है 90 डिग्री. तो फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर दिस φ1 एंड दिस φ2 में अप्रोच टू 90 डिग्री. सो φ1 will be equal to φ2 and both will be equal to 90. आप φ2 ले सकते हैं सीधे 90. So for infinitely long conductor magnetic field फिर क्या बनेगा. So magnetic field उस वक्त बनेगा μ0 I by 4 pi r. ठीक है, that is sin of φ2 भी 90 है और φ1 भी 90 है. लेकिन ये कंडीशन है if your conductor is infinitely long. अगर सिंपली स्ट्रेट कंडक्टर है तो ये है, अगर आपका कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग है फिर जाके ये मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट P पर. So magnetic field at a point due to an infinitely long straight conductor is μ0, that is I divided by 4 pi r. तो sin 91 तो ये 2 बनेगा. और आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ये बनेगा 1 + 1 2. इसके साथ इसका कट जाएगा, दैट इज डिवीजन हो जाएगा 2 1 2 2 μ0 I डिवाइडेड बाय यहाँ पर रहेगा 2 pi r. तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर. तो ये एक्सप्रेशन हमें आगे जाके जरूरत पड़ेगी, तो आप इस चीज को देख लीजिएगा. ठीक है ना. तो दिस इज, इससे पहले वाली जो एक्सप्रेशन है वो भी स्ट्रेट कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड दिखा दी थी, बट इफ द कंडक्टर इज नॉट इनफाइनाइटली लॉन्ग. नाउ इफ स्ट्रेट कंडक्टर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, then magnetic field at any point say P lying at a distance r from the conductor is given by μ0 I divided by 2 pi r. अब मसला है डायरेक्शन का. ये जो राइट साइड में मैंने जहां पर फिगर बनाई, ये आपने 10th में भी फिगर देखी होगी कि अकॉर्डिंग टू अरेस्टर्स एक्सपेरिमेंट, हर कोई कंडक्टर जिसमें करंट चलती है एक्ट्स एज ए मैग्नेट. तो हमारा ये स्ट्रेट कंडक्टर, ये देखिए ये स्ट्रेट कंडक्टर जो मैंने यहाँ दिखाया है, ठीक है ना, तो इसमें भी करंट चलती है, वहां पर आप सेल देख रहे हैं. ठीक है, तो ये कंडक्टर भी हमारा मैग्नेट बनेगा. अब इससे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा. एक्सपेरिमेंटली हम क्या करते हैं, हमें कार्डबोर्ड लेते हैं. तो कार्डबोर्ड मैंने लिया यहाँ ABCD, ये देखिए ABCD कार्डबोर्ड. इस पर इसके बीचों बीच हमने गुजारा अपने कंडक्टर को, ये देखिए ठीक, और इस पर हमने कुछ आयरन फिलिंग्स डाल दी, आयरन फिलिंग्स. ठीक है ना. अच्छा, आयरन फिलिंग जो हमने डाल दी, हमने उनको सर्कल में नहीं डाला, हमने उनको ऐसे ही रखा, जस्ट लाइक दैट. इस पर है, एक दो जगह पर रखा आयरन फिलिंग्स को. फिर इस कंडक्टर में जैसे ही हमने करंट गुजारी, ठीक है ना, तो हमने क्या देखा कि ये जो आयरन फिलिंग्स है ये इस कंडक्टर के गिर्द जो है कंसेंट्रिक सर्कल्स में आ जाती है. तो पता चला कि ये जो मैग्नेटिक ये जो आयरन फिलिंग्स है, ठीक है ना, क्योंकि इनको मैग्नेट से असर होता है, तो ये वही जगह लेगी जहां से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आ रही होंगी. तो डेफिनेटली इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि एक स्ट्रेट कंडक्टर के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में होता है.
विद द कंडक्टर एज द सेंटर। तो जहां से कंडक्टर गुजरा है, ये देखिए इस कार्डबोर्ड में से, तो ये एक्ट करता है एज सेंटर, और इसके गिर्द जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है, तो स्ट्रेट कंडक्टर के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में होता है। कंसेंट्रिक का मतलब है इन तमाम सर्कल्स का सेंटर एक ही जगह पर होगा, और वो सेंटर होगा उसी पॉइंट पर जहां से आपका कंडक्टर, ठीक है ना, उस कार्डबोर्ड में से जा रहा है। तो पता चला इस एक्सपेरिमेंट से कि स्ट्रेट कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में होता है। अब मसला है, अगर ये स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड होता तो फिर हमें सीधे पता चलता इसकी डायरेक्शन। अब चूंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कंडक्टर का कंसेंट्रिक सर्कल्स में है, अब सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड तो है, सर्कल में स्ट्रेट कंडक्टर की गिर्द, अभी मैग्नेटिक फील्ड क्या क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? तो इसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करते हैं। राइट हैंड थंब रूल याद रखना। अब राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, पूरा ध्यान रखना। ये बोलता है कि ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है जिसके गिर्द आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है कि क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, कंसेंट्रिक सर्कल्स में तो है वो, उसमें कोई शक नहीं। अब इस सर्कल में ये मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है या क्लॉकवाइज, इसी के लिए राइट हैंड थंब रूल है। सो राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है? बताता है कि आप इस कंडक्टर को अपने राइट हैंड में ग्रिप करो ऐसे, ठीक है, और अपने ग्रिप करना पहले ऐसे, ठीक है ना, और अपने थंब को करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये देखिए हमारे इस कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट है वो ऊपर की जानिब है, जस्ट लाइक दैट। सो थंब को करो, ग्रिप करो कंडक्टर को, थंब को करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जहां जिस जानिब आपकी फिंगर्स कर्ल हो गई, ये देखिए मेरी फिंगर्स कहां पर कर्ल हो गई, जस्ट लाइक दैट, तो इसी जानिब होगा मैग्नेटिक फील्ड। मींस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, जैसे मैंने आपको दिखा दी, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो हो सकता है अगर डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स होगी, मे बी डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे से ऊपर की जानिब है, अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगी फिर क्या होगा, उस वक्त भी मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स में होगा। लेकिन इस वक्त तो एंटी क्लॉकवाइज है, उस वक्त क्लॉकवाइज होगा। तो आपको क्या करना है, आपको फिर से ये कंडक्टर लेना है अपने राइट हैंड में, इसको ग्रिप करना है, लेकिन इस वक्त थंब को करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि करंट नीचे की जानिब है, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। ये देखिए, तो थंब को किया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स कर्ल हो गई, ये देखिए क्लॉकवाइज, तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड सर्कल्स में होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स में, लेकिन क्लॉकवाइज होगा। सो दैट इज व्हाई इस ये जो पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड में तो इतना होगा, लेकिन उस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, तो दैट विल बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो इसका डायरेक्शन जो है राइट हैंड थंब रूल से हम देखते हैं। थंब रूल, ओके। So this concludes this question कि what is magnetic field at a point due to a straight long conductor। फिर हमने इसको, ठीक है ना, एक स्पेशल केस में तब्दील किया कि what is magnetic field at a point due to infinitely long straight conductor, और उसका डायरेक्शन भी हमने देखा, जिसका डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से फिर देख सकते हैं कि क्या डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की एट पॉइंट।